देशाच्या सीमेवर तैनात असलेल्या जवानांमुळे देश सुरक्षित आहे। या देश सेवा करून गावाकडे परतलेल्या जवानांनी आता गावातील मुली व महिला यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी स्वीकारण्याची गरज निर्माण झालेली आहे। पूर्वीसारखे वातावरण आता राहिलेले नाही, पण सैन्य दलात सेवा केलेल्या जवानांनी ठरवलं तर गावाला पुन्हा गावपण पुन्हा येऊ शकते। त्यामुळे निवृत्त जवानांनी आता एकत्र येत गावच्या विकासासाठी योगदान द्यावे असे आवाहन पद्मश्री पोपटराव पवार यांनी केले। कारण शेतकरी अन्नदाता आहे, तो गावाचं रक्षण करतो आणि सीमेचं रक्षण मात्र आपले सर्व जवान करत असतात। आणि ती गाथा सीमेवरची आज या ठिकाणी जे ऑपरेशन विजयचे शिल्पकार आहेत ते नाईक दीपचंदींनी आपल्याला या ठिकाणी सांगितलेलं आहे की खरोखर सीमेवरचे जवान आहेत म्हणून आपण सर्वजण सुरक्षित आहोत। आज सोशल मीडियाच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या चॅनलच्या माध्यमातून सीमेवरच्या सर्व चकमकी आपल्यापर्यंत येतात। पण एक काळ असा होता की आपल्या गावातील कोणी जवान पुन्हा आर्मीमध्ये जात असेल तर ते परत आल्यानंतर गाठी भेटी आणि पत्रावरून तर आम्ही 95 वर्षाची 96 वर्षाची जवान इथं बसलेले आहेत। मारुती नवाळे आम्ही लहानपणीपासून मी त्यांना पाहायचो ते असेच दिसतात। आजही तेवढी जिद्द आता ज्यावेळेस त्यांनी सुरुवात केली, खूप वेळा मला पोहायला शिकवलं त्यांनी, त्यामुळे मी त्यांना लहानपणापासून पाहिलं होतं जवानाची जिद्द काय असते, जवानाच्या रक्तातलं स्पिरिट काय असतं, सीमेवर असतानाच आता ऐकलं आणि सीमेवरून आल्यानंतर काय असतं। आपल्या सर्व जवानांना मी खूप खूप शुभेच्छा देतो। एवढी सुंदर आणि देखणी कमान आपण केली का ती खरंच सर्वांच्या दृष्टीने प्रेरणादायी अशी जेवढे भाविक या ठिकाणी आईच्या दर्शनासाठी येथील नवरात्री पहिल्यांदा ती प्रेरणा त्यांना आपल्या प्रवेशद्वाराची आणि एवढीच प्रेरणा येताना खूप वर्षानंतर मी गावातून गल्लीतून आलो। इतका सुंदर आणि चांगलं कॉन्क्रीटच्या रस्त्यावरती रांगोळ्या आणि सडा होता। मला वाटतं कॉन्क्रीटच्या रस्त्यावर आपण सुरुवात केली पाहिजे सडा टाकायचा सुद्धा त्याबद्दल, कारण आता गाव आणि गावाची अवस्था फार चर्चेसारख्या राहिलेली नाही। प्लास्टिकचे कागद, उघड्यावरची हागणदारी, शिवारात राहायला गेल्या लोकांची पडलेली घरं आणि पडलेले समोरचं सगळं पाहिलं की आपल्याला गावाकडे पाहताना खूप असं विषण्ण असं म्हणून, परंतु इथं आल्यानंतर ज्या पद्धतीने आपण एक सुंदर आणि चांगल्या प्रकारे स्वागत केलं, खासदार साहेबांनी सांगितलं की अतिशय आनंदाने असं स्वागत होतं। कारण शेवटी जेवढं देशाचं संरक्षण महत्वाचं आहे तेवढं आपल्या गावाचं संरक्षण सुद्धा महत्वाचं आहे। आणि महिलांनी ज्या पद्धतीने आज स्वागत केलं तो खूप आनंदही असं। आणि म्हणून आता येथून पुढच्या काळात जेवढे माजी जवान असतील, आजी जवान असतील, जेव्हा सुट्टीवर गावात येतील त्यावेळेस गावाच्या सीमांचं संरक्षण म्हणजे आपल्या माता भगिनी आणि आपल्या गावातल्या मुली ज्या शिक्षणासाठी बाहेर जातात त्याचं संरक्षण करणं हे जवानाचं काम असलं पाहिजे। तर एक काळ आपण सर्वांनी अनुभवलाय गावात रात्री 10, 11, 12 वाजता जागाचे तास संपले तो वर्गातली मुलं आपल्या वर्गातल्या मुलींना घरी नेऊन सोडवत, आई वडील झोपलेले असायचे, भाऊ सुद्धा झोपलेला असं भीती नव्हती की आहे गावात कुणीतरी, आणि मुली सुखरूप घरी जात होत्या। आज सकाळी आपली मुलगी घरातून शाळेत गेली तर 5 वाजता ती शाळेतून सुरक्षित येईल का नाही याची भीती आज सर्वांना आहे। हे सगळं चित्र जर आपण पाहिलं आणि गावातील महिला सुरक्षित असेल, मुली सुरक्षित असेल तर मग आपल्या आजी माजी जवानांचा आता उद्याच्या काळात ग्राम सुरक्षिततेचं एक मोठं आव्हान तुमच्या आमच्या सर्वांच्या समोर। एक काही गावातील शिकलेली माणसं, अडाणी माणसं होती, चावडीत बसली काठी गाव चालत होती, हिंमत नव्हती पोलीस स्टेशन कोर्टात कोणाचा। आज एकही गोष्टी आपली गावात मिळत म्हणून सीमा सुरक्षित आहेत आपल्या आर्मीमुळे, पण आता गावं सुरक्षित करण्याची गरज आहे। आणि मग खूप ठिकाणी
आजी माझी जवानांच्या कार्यक्रमाला जायला मिळतो आणि तिथं गेल्यानंतर तो आपल्या सर्वांचा जोश आणि सगळी कारण आपल्या रक्तामध्ये शेवटच्या क्षणापर्यंत देश संरक्षण असतं आणि गावात पुढाकार घ्यायचा कोणी जसा तुम्ही पुढाकार घेतला अवघ्या 7 लाख रुपयात एवढी सुंदर कमान आपण केली एक मोठी प्रेरणा आहे आणि ही प्रेरणा उद्याच्या काळात आपल्या तरुणाईपर्यंत गेली पाहिजे. सामाजिक सुरक्षिततेसाठी प्रदान केलं अशा सर्व संस्थेचे आजी व माजी पदाधिकाऱ्यांसाठी एकदा आपण सगळ्यांनी जोरदार टाळ्या त्या ठिकाणी वाजवायच्या. प्रत्येक माणसाच्या जीवनामध्ये एक उद्देश असतो आणि एक प्रत्येक व्यक्तीला महत्वाकांक्षा असते. प्रत्येकाला ही भावना असते. राजकारणाच्या पार्श्वभूमीवर मी सांगेल तर काही लोकांना सरपंच व्हायचं आहे, काही लोकांना जिल्हा परिषद लढवायची, काही लोकांना आमदार व्हायचंय, काही लोकांना खासदार व्हायचंय, काही लोकांना मंत्री व्हायचंय, मुख्यमंत्री व्हायचंय. पण होण्यासाठी आपण नेमकी झाल्यानंतर ते का झालो किंबहुना त्याचा खरा आनंद कधी मिळतो. आज 4 वर्ष झाले मला खासदार होऊन, पण अशा कार्यक्रमाला येणं बोलवलं जाणं मला असं वाटतं की माझं खासदार होणं आज सार्थ झाल्यासारखं मला वाटलं. कारण की उभ्या आयुष्यामध्ये अनेक सत्ता मी पाहिल्या, त्या सत्तेचं मोह माझ्या जीवनामध्ये काहीच नाही. मंत्रिपद झाले, संस्थाही झाल्या, पैसाही झालाय, सर्वसामान्य जनतेच्या आशीर्वादाने सगळं मिळाले. पण अशा एका कार्यक्रमाला येणं आणि मला आनंद या गोष्टीचा वाटतो की या कार्यक्रमाला येण्यापूर्वी संघटनेच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांनी माझ्या तारखेचा जो आठ धरला, 1 तारीख मिळाली, मग परत पुढची तारीख केली, मग त्याच्या पुढची तारीख केली आणि मग आज हा कार्यक्रम घेतल्यावर जेव्हा ते कमान जी तुम्ही उभी केलेली आहे तुमच्या व्यक्तिगत खर्चातून कुठल्याही राजकीय लोकांच्या व्यक्तींकडून मदत न मागता मला असं वाटतं माझ्या उभ्या आयुष्यामध्ये स्वखर्चातून उभी केलेली इतकी सुंदर कमान मी माझ्या कधीच आयुष्यामध्ये पाहिलेली नाही. आणि हे तेव्हा शक्य होतं, हे जर शासनाच्या खर्चाने करायला गेले असते तर 25 लाख रुपये लागले असते. प्रत्येकाचा हिशोब असतो, याचे 2%, याचे 4%, याचे 5%, याचे 10%, मग ते कुठेतरी 18%, मग टॅक्स, अधिकारी, पुढारी सगळे करून मग ते 8 लाखामध्ये एवढी भव्य कमान. मला असं मी आता तुम्हाला आश्वासन देतो की ज्या ज्या गावांमध्ये मी जाईन, काही लोक अर्ज करतात आम्हाला कमान बांधायची, आम्हाला वेश बांधायची आहे, आम्हाला बांधकाम करायचं आहे. मी प्रत्येकाला सांगेन की जर तुम्ही घुसखोरी सारखी कमान बांधणार असेल तरच मी पैसे देणार, आणलं तर बांधायची नाही. सगळ्या गोष्टी समावेशक कमानामध्ये तुम्ही घेतल्या. छत्रपती शिवाजी महाराजांना तुम्ही वरती मानाचं स्थान दिलं कमानीच्या सुरुवातीला. 2 सैनिकांचे पुतळे त्या ठिकाणी तुम्ही ठेवले आणि या सगळ्या गोष्टी एवढा सर्वसमावेशक विचार. आणि खरं मला आनंदही वाटतो, मग अशी कॅप्टन साहेब बोलत होते की अशा गावामध्ये जेव्हा त्या ठिकाणी 3 तालुके येतात, श्रीगोंदा आहे, पारनेर आहे, नगर आहे, त्यांना असं बॉर्डरवर राहिल्यासारखा अनुभव आलाय. 3 तालुक्याच्या बॉर्डरवर आहे. आणि जसं आदरणीय प्रधानमंत्री बॉर्डरच्या संरक्षणासाठी सैन्य दलाची मदत घेऊन कारवाई करतात, तशी मी तुम्हाला शब्द देतो, हे जर तुम्ही बॉर्डरवर असलात, आता माझ्याकडे 3 वर्ष सत्ता नव्हती. सत्ता नसल्यावर माणूस काहीच करू शकत नाही, फक्त सत्ते, लग्न, मौती दावे करू शकतो. याच्या पलीकडे सत्ता नसल्याला माझ्याकडे काही काम नाही. आणि दुर्दैवाने ते मी कधी करत नाही, तर माझा स्वभाव नाही. त्यामुळे मला आता मग अशी सभापती म्हटले की तुम्ही आज पहिले खासदार होण्याच्या पूर्वी एक सभा घेतली, आज आले. मी अगोदर आलो असतो, तुम्ही माझ्याकडे मागणी केली असती, माझ्याकडे देण्यासारखं तुमच्याकडे काहीच नव्हतं. आज मी आलो, हक्काने आलो. आज तुम्ही मागितलंय
1 वर्षामध्ये तुम्ही मागाचे रस्ते मी करून देतो अशा तुम्ही तुम्हाला या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने देतो. अजून निवेदन आहे का? रस्त्याची अरे बघ बर. एक तर काय हे प्रिंटिंग प्रेस वाले जेवढे वाढले ते पत्र छापायला सोबत आलो रंगीत सरपंच असे इतके टक्के माझ्या घरी हे करतो गाडी करू नका निश्चित राज्या बाबतीत नाही. मला एवढ्या कालावधीमध्ये मी आता 3 वर्ष जेव्हा माझ्याकडे सत्ता नव्हती तेव्हा मी निवांत बसलो. तुम्हाला काय फार निरोप घ्यायचे नाही जमत किंवा या कार्यक्रमाला या म्हणजे तुम्हाला उद्देशून सांगत नाही. तुम्ही तर आवर्जून मला मनापासून बोलवले पण इतर गावांमध्ये सप्ते आणि मग मी मागच्या 6 महिन्यामध्ये इतके निमंत्रणांनी जायला लागलो. म्हणजे लोक बोलवत आहेत तर गेलं पाहिजे. मला वाटतं आपलं काय एवढं डिमांड झाली म्हणजे गेल्यावर सत्कार तर करतात लोक. आम्हाला सभा मंडप पण पाहिजे रस्ता पण पाहिजे घर पण अशा बोलवलं आणि मला आनंद होतो की आज काही देता येतं समाजामध्ये म्हणून आपण त्या ठिकाणी आलो. आणि म्हणून तुम्ही आयुष्यभर उभं आयुष्य आमच्या संरक्षणासाठी बॉर्डरवर असतात. मी मगाशी त्या आर्मीच्या जवानाच्या तिथं हार घालण्यासाठी फक्त 2 मिनिटासाठी बुटं काढले माझे पाय पोळे मला ते सहन झालं नाही. याच्यावरून अनुभव घेतो की तुम्ही बॉर्डरवर काय करत असाल याचा विचार सुद्धा आमच्यासारखा सामान्य माणूस करू शकत नाही. हे कार्य इतकं मोठं आहे की सुजय विखे सारखा छोटा माणूस तुमच्या कर्तृत्वाचं वर्णन सुद्धा करू शकत नाही. तुम्ही केलेल्या त्यागाचं वर्णन सुद्धा करू शकत नाही आणि तुम्ही दिलेल्या योगदानाचं आभार सुद्धा माने इतपत या पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये देशामध्ये कोणीही राजकीय व्यक्ती तुमच्या केलेल्या योगदानाची ना कधी परतफेड करू शकतो ना आभार मानण्यात पण आम्ही मोठे आहोत. कारण की तुम्ही जे करता ते निस्वार्थी भावनेने करता. हा सगळ्यात मोठा फरक आहे एक लोकतांत्रिक प्रक्रियेमध्ये एका पुढाऱ्यामध्ये आणि एका सैनिकामध्ये. आमचा प्रत्येकाचा स्वार्थ आहे. मी आलो असेल तर माझं काहीतरी स्वार्थ असेल. मी एखादं काम करतो तर मला मताचा स्वार्थ आहे. धार्मिक क्षेत्रामध्ये एखादा कार्यक्रम घेतला जातो तर त्या ठिकाणी प्रत्येकाचा वेगळा स्वार्थ आहे. पण सैनिक हा एकमेव व्यक्ती असेल जो या मानवी जीवनामध्ये निस्वार्थपणे काम करतो. कारण की त्याचं स्वार्थ दुसऱ्या आणि आपल्या देशाच्या लोकांचं संरक्षण एकमेव स्वार्थामध्ये जगणारा जर कोणी व्यक्ती असेल तर तो सैनिक असतो. दुसरं कोणीही करू शकत नाही. आणि म्हणून समाजामध्ये जेव्हा निस्वार्थपणे जगणाऱ्या लोकांमध्ये भर होईल माणसाने कार्य करत राहिलं पाहिजे. जेव्हा तुमच्यासारख्या आदर्शात अनेक लोक रिटायर झाले रिटायर होऊन आपल्या मुलाला परत त्याच ठिकाणी पाठवायचं ज्या ठिकाणी तुम्ही आपलं त्याग केलेला आहे यासाठी एवढं मोठं मन आम्हाला काय कुठं पाठवायला लागत नाही. वडील आमदार तर पोरगा आमदारकी लढवणारच. वडील सरपंच तर पोरगा ग्रामपंचायत लढवणारच. आम्हाला बोलवायची गरज नाही. आम्हाला कोणी पाठ आमचे वडील म्हणत नाही लाडा आम्ही म्हणतो आमचा हात काय. पण आर्मीमध्ये स्वतःच्या दगडावर हृदयावर दगड ठेवून रिटायर झाल्यानंतर आपल्या मुलाला परत देशाच्या संरक्षणासाठी पाठवायची हिंमत ही दुसरं कोणीही दाखवू शकत नाही जे सैनिक लोक दाखवतात. त्यातून मी मुद्दे मांडले. आज कारगिल योद्धा आपल्यामध्ये आहे. आप हिंदी शायद समझते हैं. यहाँ से हिंदी में अकेले बोल पाता हूँ. बाकी ठीक है किसको क्या करना है आगे चल के अलग बात है कि हिंदी किसी को नहीं आती मुझे आती तो मैं बोल सकता हूँ कि आप आज हमारे इस भोजपुरी गांव में आए हैं. हमें गर्व है आप जैसे सारे सिपाहियों पे जिन्होंने हमारे देश को सुरक्षित रखने के लिए अपने अनेक बहुत सारे लोगों ने प्राणों की आहुति दी. आप दिव्यांग भी हो गए लेकिन आप में जो जज्बा हमें देखने को मिला है आप जैसे लोगों से प्रेरित होके सामान्य आदमी इंसान आगे चल के जीवन में निराश न होते हुए आगे कुछ करने की चाह रख पाएगा. आपको सल्यूट है सर कि आप हमारे जैसे नगर जिले में आए हैं. ज्यांना हिंदी कळा मी मराठीत सांगतो की यांना पाहून लोक प्रेरणा घेतील जे शेतकरी आत्महत्या करायची मानसिकता ठेवतात जे शेतकरी निराश होतात जे सर्वसामान्य माणूस
विद्यार्थी परीक्षेला जाण्यापूर्वी आत्महत्या करतात. अशा लोकांकडे पाहून तुम्ही प्रवृत्त झाला पाहिजे की एक माणूस युद्धामध्ये दिव्यांग झाला तरी सुद्धा त्याच्या चेहऱ्यावर आपल्या देशासाठी लढताना मी दिव्यांग झालो हा अभिमान त्याच्या चेहऱ्याकडे पाहून सामान्य माणसाने जगण्याची एक पूर्णपणे कला घेतली पाहिजे असं माझं व्यक्तिशः मत आहे. म्हणून जीवनामध्ये निराश होऊ नका. अनेक गोष्टी असतात. नाही एखादं सरपंच झालं परत इलेक्शन म्हणजे बरोबर नाही सभापती झालं नाही एखादी निवडणूक कुठल्याही गोष्टीला आपलं जीवन हेच आहे हे करू नका. वेगळे वेगळे मार्ग निघत राहतात. पोपटरावांना किंवा त्यांच्या कृती बाबतीत सांगायचं काही कारण नाही. आपल्याला अभिमान आहे. पोपटराव साहेब या ठिकाणी नगर जिल्ह्याचा अभिमान आहे, स्वाभिमान आहे. पद्मश्री त्यांना मिळाली. त्यांच्या आज कार्यक्रमाच्या अध्यक्षतेखाली त्या ठिकाणी हे सगळं कार्यक्रम होतोय. तर आपण सगळेजण या ठिकाणी एवढ्या मोठ्या कार्यक्रमाचं आयोजन केलं. खरं मला वेळ असतो नेहमी तर आता निवडणुकीचा काळ चालू आहे. तुमचं संपून मला राहुरीला जायचं म्हणून मी थोडी विनंती केली. त्यासाठी कधी प्रोटोकॉल मोडणारा माणूस नाही आणि मी या मताचा पण आहे की भाषण एकच झालं पाहिजे. माझं नाही घेतलं तरी चालेल, माझा काय आग्रह नसतो. पण राजकारणामध्ये आता मी काय थोडं तत्वज्ञान बोलतो 2 मिनिटं बाजूला जाऊ की माझी सगळ्यांना आठवण विनंती की कार्यक्रम हा कुठलाही असू दे कॅटल संक्षिप्त मध्ये असला पाहिजे. प्रत्येक कार्यक्रम लग्न असेल एकच आशीर्वाद घ्या, दहावा असेल एकच श्रद्धांजली घ्या. आमची अजिबात घेऊ नका, माझी घेऊ पण नका. वेळ हा अमूल्य असतो. वेळ अमूल्य असतो. प्रत्येकाचा वेळ घेणं सर्वसामान्य माणसाचा तो त्या वेळेचा वापर करत खरं काय प्रगती करू शकतो हे आपण अनेक लोकांनी अनुभवलेलं असेल. आज या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने आपण सर्व आजी माजी सैनिक कॅप्टन साहेब आपण एक मुद्दा मांडला ते मी आपल्याला त्या खुलासा करतो की ही प्रथा होती नगरची की अभ्यासिका बांधायच्यासाठी निधी लोक आणायची. पण खरंच अभ्यासिका बांधून घोसपुरीमध्ये आपण अभ्यासिका बांधली तिथं पुस्तकं दिले तर खरंच मुलं एमपीएससी पास होऊ शकतात का? त्यामुळे आम्ही एक नवा प्रयोग करतोय. आमच्या विखे पाटील परिवारातर्फे आम्ही या नगर दक्षिणेमध्ये येणाऱ्या 2 महिन्यामध्ये 300 मुलं दत्तक घेणार आहोत आणि या 300 मुलांना एमपीएससी, एनडीए, सरळ भरती असं पूर्णपणे प्रशिक्षण आणि याची खर्चाची जबाबदारी आमचा परिवार घेणार आहे. कारण की आमचं स्वप्न आहे की ग्रामीण भागातले मुलं आता मला एक छोटासा फॉर्म्युला सांगतो. आता राजकारण बदलत राहतं. एवढं अस्थिर झालंय. कोणी मुख्यमंत्री होतंय, कधी कोणाचा नंबर कट होईल आणि कधी कोण बसत सांगता येत नाही. सत्ता येतात जातात. पण जर आपण आपल्या नगर जिल्ह्याचे हक्काचे 100 तहसीलदार निर्माण करू शकू, हक्काचे 50 प्रांत निर्माण करू शकतो, सरकार कोणाला जरी आलं तुम्ही फोन लावून माझं काम होईल हा पण माझा स्वार्थ आहे. पण यामध्ये गरिबांची मुलं शिकतील, अधिकारी होतील, आर्मीमध्ये जातील या उद्देशाने. आणि तुम्हाला सगळ्यांना माहिती मी एकदा वाक्य काढलं तर ते सत्य करतो. आमच्या कुटुंबामध्ये 50 वर्ष कधी आम्ही शब्द मोडला नाही. हे आता नवीन कार्यक्रम काही बोलतात तो त्याला जाऊ नका फार. पण आमचा शब्द हा अंतिम असतो. आम्ही एखाद्या गोष्टी निश्चय केला 1.5 कोटी खर्च येईल. परमेश्वराच्या कृपाने तुमच्या कृपेने भरपूर मिळालंय. तेवढा खर्च करायचं सामर्थ्य आमच्या परिवारामध्ये आहे ते आम्ही निश्चित करू. आज या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने आपण सर्वजण एवढा मोठा मिरवणूक काढली आणि ग्रामस्थांचे मनापासून आभार की या कार्यक्रमाचं नियोजन तुम्ही केलं. पण आमच्या ग्रामपंचायत हद्दीमधले ग्रामस्थांच्या महिला भगिनींनी तुमच्या सन्मानासाठी रांगोळी काढली. हा जो एक जिव्हाळ्याचा नाता तुम्ही हे केलं हे समाजासाठी आज गरजेचं आहे. जिव्हाळा निर्माण करणे आणि तुमचा जो सन्मान ग्रामस्थांनी केला, एवढी मोठी मिरवणूक काढली, ग्रामस्थांचे हात जोडून पण मनापासून आभार व्यक्त करतो. असंच प्रेम भावना आपल्याला सगळ्यांना या आदिवासी सैनिकांबद्दल असावी. कारण की हे आहात तर आपण आहोत हीच भूमिका घेऊन यापुढे आपण सगळ्यांनी कार्य करावं. आपण सगळेजण आलात, मला निमंत्रित केलं त्याबद्दल आपल्या सगळ्यांचे मनापासून आभार व्यक्त करतो. नगर तालुक्यातील घोसपुरी येथील आजी माजी सैनिक संघटनेने सुमारे 8 लाख रुपये निधी जमा करून श्री पद्मावती देवस्थान समोर छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्यासह लष्करी जवानांचे पुतळे असलेली प्रेरणादायी अशी स्वागत कमान उभारली आहे.
या कमानीचे उद्घाटन रविवारी दुपारी पद्मश्री डॉक्टर पोपटराव पवार, खासदार डॉक्टर सुजय विखे पाटील व कारगिल युद्धात शौर्य गाजवलेले कारगिल योद्धा नायक दीपचंद पंचग्रामी यांच्या हस्ते करण्यात आले। यावेळी भारताच्या 3 युद्धात सहभाग घेतलेले घोसपुरी गावातील 95 वर्षीय निवृत्त जवान मारुती झरेकर, माजी जिल्हा परिषद सदस्य संदेश कारले, बाळासाहेब हराळ, बाजार समितीचे माजी सभापती अभिलाष घिगे, संजय गिरवले, वाळकीचे सरपंच शरद बोठे, पंचायत समितीचे माजी सभापती अशोक झरेकर, सरपंच किरण साळवे, उपसरपंच विठ्ठल हंडोरे यांच्यासह गावातील व परिसरातील सर्व आजी माजी सैनिक, पोलीस दलातील अधिकारी, कर्मचारी व ग्रामस्थ उपस्थित होते। यावेळी पद्मश्री पोपटराव पवार, खासदार डॉक्टर सुजय विखे पाटील यांनी आजी माजी सैनिक संघटनेच्या उपक्रमाचे कौतुक केले। कारगिल युद्धात शौर्य गाजवलेले कारगिल योद्धा नायक दीपचंद पंचग्रामी यांनी कारगिल युद्धात टायगर हिलवर केलेल्या शौर्याची गाथा सांगितली। प्रास्ताविक निवृत्त कॅप्टन सुभाष ठोकळ यांनी केले। सूत्रसंचालन अनिल सोन्याबापू हंडोरे, पोपट तुकाराम झरेकर यांनी केले, तर आभार माजी उपसरपंच प्रभाकर घोडके यांनी मानले। कारगिल पंचग्रामी गांव पावला हिसार हरियाणा का रहने वाला हूँ और राष्ट्रों का राष्ट्र महाराष्ट्र की जन्मभूमि है, शिवाजी की जन्मभूमि है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जन्मभूमि है, संत ज्ञानेश्वर तुकाराम इनकी जन्मभूमि और मेरी आज कर्मभूमि है। मुझे बहुत प्राउड होता है कि मुझे भी इस जगह ने आश्रित किया और अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। सभी का मैं धन्यवाद बोलता हूँ, पूरे गांववासियों का बोलता हूँ, हमारे सैनिकों का बोलता हूँ जिन्होंने हमें इस योग्य समझा और यहाँ पर बनाया, और उन सैनिकों को भी नमन करता हूँ जिन्होंने इस मात्र होने के लिए अपना सर्वोत्तम बलिदान दे दिया। तो हमेशा बोलता रहता हूँ कि गीत आंसू पहुंचकर सीजन के गा रहा हूँ, गीत आंसू पहुंचकर सीजन के गा रहा हूँ, माँ भारती के दर्द को आप तक पहुंचा रहा हूँ। सुर मेरी साधना का सार रहना चाहिए, भले ही हम मिट जाए मगर मेरा ये देश रहना चाहिए, मगर मेरा ये देश रहना चाहिए। अभी मुझे माफी जितनी आती नहीं, मगर जो हिंदी में बताया, जितने भी यहाँ पर सैनिक महापुरुष बैठे हुए हैं, अभी जो ये काम किया है, मैं सच बोलता हूँ कि सैनिकों के अलावा कोई काम नहीं कर सकता, क्योंकि हम राष्ट्र को संभालने वाले बंदे हैं। राष्ट्र की जो कमान है, ये तो आज भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जो सर्वप्रथम हम लोग नेता लोगों को रखते हैं। मैं मंत्री जी भी बोला था 2-4 बातें नहीं सुन के जाना, लेकिन वो चले गए, क्या करूंगे। मेरी हम लोग क्या रहे, कुछ भी रहे, दिल्ली में कौन सी सरकार बैठी है हमें मतलब नहीं आता, हमारे एक ही मतलब है, राष्ट्र की आन बान और शान हमारा तिरंगा, वो हमें लहराता हुआ चाहिए। बस आप खुद इसके भागीदार हैं, साक्षीदार हैं, जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं आप लोग, जितने भी मेडल लगा रखे हैं, और उनसे बड़े हकदार ये हमारी माताएं हैं, क्योंकि इन्हीं की बदौलत हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। तो नमन करना है तो इन माताओं को करिए, क्योंकि इनके बिना कोई कुछ भी नहीं है। आज मैं भी, मेरी माँ जन्म नहीं देती तो मैं यहाँ नहीं पहुंचता। इनका योगदान सबसे बड़ा है। अगर हम भूल जाते हैं, आज भी हम लेडीजों को दूसरे दर्जे का समझते हैं। आप देखिए, जब ये हम लोग पैदा होते हैं तो खुद गीले में रखेंगे, हमको सूखे में रखती हैं, उपवास रखती हैं, और हम लोग कुछ नहीं करते। एक्चुअली देखा जाए तो हम लोग सिर्फ कमांड झाड़ते हैं इनके ऊपर की, घर पर रहते हो क्या करते हो तुम लोग। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, बराबर का इनको हक देना चाहिए, क्योंकि इन्हीं की बदौलत आज हम लोग यहाँ पर बैठे सुकून की जिंदगी जी रहे हैं। हम बॉर्डर पर रहते हैं, हमारा पीछे का पूरा काम दाम यही संभालती है। कब बच्चा बीमार हो जाता है, कब गैस खत्म हो गया, कब खेती बाड़ी देखना है, सारा काम इनके अंदर रहता है। हम तो खाली राष्ट्र को समर्पित रहते हैं। तो नमन है इनको, और इन लोगों के लिए तारीफ हो जानी चाहिए, जितनी हमारी माता यहाँ पर बैठी रही है। आज जो पीछे आप लोगों ने फोटो लगा के रखी हुई है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। मैं भी मात्र 18 साल का था और इनकी फोटो को देख करके मैंने भारतीय सेना को ज्वाइनिंग किया था। मेरे खानदान में कोई भी सैनिक नहीं था। मैं बचपन से मेरे दादाजी के साथ जब खेती में जाता था और दीपावली में जब साफ सफाई होती थी तो इनकी फोटो देखता था मैं, और हर बार इनकी फोटो को संभाल के रखते थे, बाकी हम फोटो बदली कर देते थे। तो मैं जब बच्चा था, मेरे दादा को बोलता था कि मैंने फौजी बनना, तो मेरा दादा बोलता ठीक है बनना। तो उनके सपने साकार हुए। 71 वार 65 वार के बारे में मेरे दादा मुझे बताते थे, देश आजाद कैसे हुआ, और यही चीजें मैं पढ़ करके भारतीय सेना को ज्वाइन किया। हमारे पिताजी ने मना कर दिया था, क्योंकि उस टाइम पर डेड बॉडी भी आती नहीं थी, आप लोगों सबको पता है, मगर मेरे दादा ने बहुत सपोर्टिंग किया। आज भले उस दुनिया में नहीं है, मगर आज भी मेरे हृदय के अंदर वो है, क्योंकि उनके प्रवेश के कारण मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। राष्ट्र को समर्पित है, जैसे सर ने बोला है, हम लोग आज भी है ना, मैं आप सब सैनिकों को बोलता हूँ, ये जो आप चीज बनाई है ना, ये एक हम लोगों ने एक इतिहास रचा हुआ है।
और ये यहाँ महाराष्ट्र के अंदर इतिहास में इसका एक चिंगारी जानी चाहिए पूरे महाराष्ट्र में, पूरे ऑल ओवर भारत के अंदर। ये देखो एक सैनिकों ने किस चीज की शुरुआत की है कि भला नहीं जो बाहों से बहती जिसमें रफ्तार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें सब देश का प्यार नहीं। प्यार दो टाइप के होते हैं, देशभक्त हम सभी हैं, राष्ट्र को समर्पित है। यहाँ पर भी आप लोग बिना वर्दी वाले देशभक्त हैं, मगर हम लोग जो वर्दी पहनते हैं ना, मौत हमारे सामने रहती है, यहाँ उस चीज का डर नहीं रहता है। ऐसा नहीं कि भक्त सब नहीं है, सभी हमने हम लोग भक्त हैं, मगर हम लोग समर्पित हो जाते हैं। देखिए आप भिन्न भिन्न जाति प्रांतवाद क्षेत्रवाद से आकर के अनेकताओं में एकता की मिसाल होते हैं, वो है हमारी भारतीय सेना। कभी भी यहाँ पर देखो हम लोग यहाँ 24 घंटे में कई बार यहाँ आता है ना, तो मैं स्टार्टिंग में बड़ा अजीबोगरीब लगता था, हमने काय तुझा सरनेम काय तुझा, मैंने बोला यार क्या सरनेम वर्नेम के चक्कर में रहते हो तुम लोग सरनेम वर्नेम लेके पाटा हुए थे, ये बताइए मनुष्य नगन आया है नगन चला जाएगा, छोड़ो इन चीजों को, छोड़ो राष्ट्र के प्रति समर्पित हो जाइए। जैसे हम सैनिक हैं, देखिए आप, हम सैनिक हमेशा एक ही वर्दी रहती है, एक ही भोजन रहता है। क्यों हम लोग एक दूसरे के ऊपर इतना जान देने के लिए तैयार रहते हैं? क्योंकि हम राष्ट्र को प्रति समर्पित रहते हैं और निस्वार्थ काम करते हैं। जो वर्दी हमने पहनी हुई ना, ये किसी को लेने के लिए नहीं पहनी, हम लोगों ने देने के लिए पहनी हुई है। हमारा जन्म ही देश के उद्धार के लिए हुआ है। तो ये भली भांति हम सैनिक करते आ रहे हैं। कोविड में भी देखा होगा आप लोगों ने, नेता लोगों ने भी हाथ उठा दिए, फिर हमारी भारतीय सेना ने इन पे मारी और देखो ऑक्सीजन की भी कमी नहीं, सब चीज की कमी नहीं रही। मगर हम लोग सैनिक है, यहाँ आकर कभी अपने आप को कमजोर समझने लग जाते। कमजोर मत समझो, अपना एक फूका जो हम लोगों ने सेना में सिखाया गया था, खुद के कंधे के ऊपर इतना दम रखो कि जब बंदूक चलाते तो अपने बाजू के ऊपर ही दम होना चाहिए, दूसरों के बाजू ऊपर नहीं चलाना। और युवाओं को भी हमने यही सिखाना हुआ है, जाति मजहब पंथवाद क्षेत्रवाद से ऊपर उठ करके अगर हमने कुछ चीज करनी है वो सैनिकों करते हैं और सैनिकों को फॉलो करना चाहिए। जीती जागती उदाहरण हर जगह है। आज आप लोगों ने इतना मोटा काम किया, जीता जागता उदाहरण मैं आप लोगों के सामने हूँ, क्योंकि कभी भी सैनिक ना हार नहीं मानता है और हार माननी भी नहीं चाहिए सैनिकों, क्योंकि हम लोगों को सिखाया जाता है कि आखिरी घोड़ी और आखिरी दुश्मन। तो इसीलिए हमेशा जो समर्पित रहता है, हर आदमी हर चीज को फॉलो करता है, मगर जो सेना का अनुशासन है उसको कोई फॉलो नहीं करता। आज जाति मजहब के कारण हम लोग एक दूसरे को मारने के लिए तैयार जाते हैं, मगर आप सोचिए क्या सच में उस धर्म को मानते हैं जिस धर्म के लिए हम झगड़ा कर रहे हैं? अभी कल परसों भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती थी, आप लोगों ने पता होगा, जिसको किसी ने पढ़ने नहीं दिया, पूरा देश आज उसको पढ़ रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज जिनका स्टैचू यहाँ पर रखा हुआ है, उनका तिलक नहीं होने दिया था और आज हम कितनी बड़ी बड़ी जय जयकार इनकी बोल रहे हैं जब वो जिंदा था। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर है ना एक कहावत है, जब तक साहब मरेगा नहीं तब तक महान नहीं कहलाएगा। जिंदा आदमी की वैल्यू नहीं है कुछ भी, कोई भी लगा लो आप। यहाँ पे जितने भी अभी कैप्टन साहब ने भी आपकी पूरी टीम ने इतना काम किया हुआ है, देखो 40% दिल से होना चाहिए, दिल से सलाम होना चाहिए। नहीं यार आप लोगों ने सोच है, इतनी सलाम दी सैनिकों को कि ये सोच आई और एक हम ऐसा काम करें, तो एक उसको जिंदा है जब उनको नमन करना चाहिए। मरने के बाद बोलेंगे यार इन लोगों ने ये किया, वो तो सुनने वाला थोड़ी है। इसलिए आप जो सेना के आगे सेना जितने भी आप लोग बैठे हुए गांववासी, आप लोग सब सैनिक है, क्योंकि आपके पास में ऐसे ऐसे वीर महापुरुष योद्धा है जिन्होंने विभिन्न क्षेत्र के अंदर जाकर के अपनी ड्यूटी दी है और उनकी कहानियां सुनी है। ऐसा नहीं युद्ध लड़ना चलो हमको मौका मिल गया, हमें युद्ध लड़ने का मौका मिला हुआ बात, मगर जिन्होंने भी ड्यूटी दिया है ना, हर सैनिक ने वो एक युद्ध के नाते की ड्यूटी दिया हुआ है, अपना संपूर्ण जीवन देश को समर्पित किया हुआ है। भले आज जो यहाँ पर ठीक ठाक बैठे हुए हैं, मगर उनका भी उतना ही योगदान जितना हमारा योगदान था। ठीक है, हम वहां पर थे, हमें मौका मिल गया। मैं ज्यादा तो नहीं बताऊंगा, थोड़ी बातें कारगिल युद्ध के बारे में बताता हूँ। कारगिल युद्ध से पहले तो ट्रेनिंग मैंने यही राष्ट्र महाराष्ट्र में किया। और मैं आपको कहानी बताता हूँ, जब मैं गाँव से आया तो उस टाइम चिट्ठी पत्र कोई नहीं होता था, तो लिखा आया वारंट के अंदर, वारंट मिलते थे उस टाइम कि महाराष्ट्र जाना। तो गाँव वाले इतना जोर दे के बोलते थे महाराष्ट्र, तो ऐसे डर लगता जैसे विदेश में जा रहा हूँ मैं। तो किसी तरह ट्रेन पकड़ के और नासिक में उतरे, उस टाइम डबल डेकर ट्रेन चलती थी और वो पुराना ट्रक होता था फौजियों वाला, वो ट्रक जब लेने के लिए आया और हम बैठ के जा रहे थे और जगह जगह लिखा था शिवसेना शिवसेना शिवसेना। तो हम फौज में गए और वो 15 पैसे का चिट्ठी आता था वो लिया और सादर प्रणाम और अपने दादाजी को चिट्ठी लिखी कि यहाँ पर भारतीय सेना के अलावा भी कोई सेना है, वो है शिवसेना। उस दिन आप लोगों सबको पता कि बाबा साहब की कितनी कमाल चलती थी, हमको पता नहीं था कि राजकान वाली शिवसेना है गई, मगर उस टाइम हमने पता कि ये भी कोई सेना है। तो ये एक आज भी एक किस्सा है, ये मेरे जीवन के अंदर ध्यान कर गया कि देखो भाई जैसे यहाँ पर यादें जुड़ी हुई है। और फिर चोट लगने के बाद में मुझे यहीं पर ट्रेनिंग किया था, तो सब बोले कि भाई यहीं पर महाराष्ट्र में रहो, और महाराष्ट्र ने मुझे बहुत प्यार दिया, ऐसी बात नहीं, और आज भी दे रहे हैं।
ये चीज पूरे विदेशों के अंदर भी जानी चाहिए। जैसे आप ऑल ओवर इंडिया की बात करें, गुजरात और महाराष्ट्र एक 2 राष्ट्र ऐसे हैं जो सबका बोझ डालते हैं यहाँ पर। आप देखिए, आप जीवन में देखने वाली बात है कि यहाँ पर कोई बिहारी है, कोई उत्तर प्रदेश वाला, कितने आदमी को डाल कर रखा हुआ है और कितना सुकून से जीते हैं यहाँ पर। तो ये प्रेम जो सिखाता है वो पूरे देश में सीखना चाहिए, वरना आप उत्तर भारत में भी चले जाओ, दिन के अंदर भी गुंडागर्दी हो जाती है। तो इतना सुकून है। जब आज विदेशों की बात करते हैं, उन्हें अपनी मातृभूमि को बड़े प्राउड होना चाहिए कि नहीं, राष्ट्रों में राष्ट्र है और वो है महाराष्ट्र। तो बिल्कुल हार्दिक भाइयों साहब सबका अभिनंदन है। ट्रेनिंग करने के बाद में मेरी जो पहली पोस्टिंग है ऑपरेशन रक्षक में हुई। पहली बार हमने AK-47 देखने का मौका मिला, क्योंकि कांडा में सुनील इसका संजय दत्त जी का नाम सुना था कि AK-47 थी, मगर पहली बार हाथ में लिया। श्रीनगर में जा रहे थे हम लोग, बड़ा मजा था कि चलो बर्फ देखेंगे, ये था वो था, मगर जो हमारे सीनियर थे उन्होंने बोला भाई हम लोग टूरिज्म नहीं जा रहे हैं, हम तो दहशतगर्दों का नाश करने के लिए जा रहे हैं। चरम सीमा पर आतंकवाद, आप लोगों को पता 90 के अंदर इतना आतंकवाद था। तो हम लोगों को आज उड़ी सेक्टर सबका नाम छोड़ा, बारामूला डिस्ट्रिक्ट के अंदर पट्टन, जीरन, निहालपुरा, सागरी, भटपुरा, गुलमार्ग, टंगमार्ग, ऐसे हमारी पूरी बटालियन को बांट दिया गया। तोहफे हमारी जमा हो गई और इन्फेंट्री का रोल दे दिया गया। 2 महीने हम लोगों ने ट्रेनिंग लिया दूसरी ओर से, और फिर AK-47 चलाना सीखा। गांव-गांव कॉर्डन करते थे। वहां 6 महीने हो गए थे। मुझे कश्मीरी लैंग्वेज कोर्स करने का मौका मिला। कश्मीरी लैंग्वेज कोर्स करके इतना अच्छा रिजल्ट आया। 2 महीने मैंने कश्मीरी लैंग्वेज कोर्स किया, 2 महीने दूसरों को सिखाया। उसके बाद रेजिमेंट में आए, तो रेजिमेंट में दाढ़ी थोड़ी बड़ी हुई थी, तो हमारे रेजिमेंट का एक खुफिया विभाग था जिसको हम लोग इंटेलिजेंट बोलते हैं। शिव साहब ने बोला उसमें जाओ फिर। तो मैं और मेरे जूनियर जो कोर्स किया था, हालांकि सीनियर थे, कैप्टन अशोक पाटिल साहब सांगली के रहने वाले, और उन्हें कैप्टन से रिटायरमेंट हुए। उन्होंने कश्मीरी लैंग्वेज कोर्स किया। दोनों आदमी हम लोग खुफिया विभाग में रहे 8 महीने तक। सिविल ड्रेस में रहते थे, कश्मीरी वेशभूषा रहती थी, और पीछे हमारे प्रोटेक्शन रहती थी, जगह जगह घूमते रहते थे। उस प्रोटेक्शन से हमें ये लाभ मिला कि 8 आतंकवादियों को मौत की घाट उतारने का मौका मिला। और एक किस्सा ये सुनाता हूँ कि कई बार क्या था, CO और ब्रिगेड कमांडर बड़े गुस्से होते थे, हमें सफलता नहीं मिल रही। हम जब भी टिप डेट मिलती थी, हम वहां जाते थे तो आतंकवादी हमारे से पहले भाग जाते थे। तो बड़ा दिल में दुखद आता था कि यार ऐसे क्यों हो रहा है। तो CO के ऊपर कमांडर का प्रेशर था, और CO हमारे ऊपर प्रेशर डालता था, क्या कर रहे हो, ये था वो था। फौजी लोगों को पता है प्यार से कौन बोलता है, गाड़ी चलती थी उधर तो बोल नहीं सकते अभी। तो बड़ा दिक्कत थी। एक दिन क्या हुआ कि बड़ा हताहत हो रही थी, भाई टिप मिलते ही आतंकवादी फिर भाग जाते हैं। तो हमने जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है ऐसे किया। रोड के ऊपर तो थी, सिविल बसों को रोका गया। सारी 8 ST जो उसकी ट्रांसपोर्ट की थी, कश्मीर ट्रांसपोर्ट की 8 बसों को रोका। ड्राइवर उनका ही था, सवारी उतार दिया, और सब आदमी फौजी आदमी सीटों के ऊपर लेट गए और बोले चलो उस गाँव में गए। तो उस गाँव में गए, और अलग अलग गाँव से, आप लोगों सबको पता है कि गाँव इधर उधर एक घर इधर उधर रहता है। तो 4-5 तरफ से गांव को घेर लिया। गांव को घेरने के बाद में सब आदमी चेकिंग करते करते और सबको मस्जिद में भेज रहे थे। ऐसे भेजते भेजते लास्ट में घर रह गया। उसका जो बेटा था वो पुलिस में था और बाप मास्टर था, कैंप में आना जाना लगा रहता था। तो वो जोर जोर से कश्मीरी में चला रहा, साहब इधर कुछ नहीं है, साहब इधर कुछ नहीं है। सब बोले भाई इतना क्यों चला रहा है, तुम कम से कम शांति तो रहो, भले अभी चेक कर लो। अभी हमने सब चेक कर लिया। तो शिव साहब फिर निराश थे कि यार कुछ भी नहीं मिला, ऐसे कैसे हो सकता है। मां साहब टिप तो पक्की है, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, अभी कैसे हो सकता है। आखिरी घर था तो ऊपर 2nd फ्लोर पर लकड़ी के मकान बने होते हैं, तो उसमें बस आप चेक कर सकते हो। 3 आदमी, एक ऑफिसर, एक जवान, एक JCO अंदर गए। ऊपर जाके देखा तो ऊपर जैसे 2nd मंजिल पर चढ़े, देखा भाई ऊपर 2nd फ्लोर भी खाली है। उसने बोला सर कुछ भी नहीं है, अभी भी निराशा, चलो चलते हैं। तो एक गन्नर सुरेंद्र कुमार था, उसने बोला साहब ये गद्दे हैं, यहाँ देख लेते हैं। बोला गद्दों के नीचे क्या आएगा, नहीं चलते हैं। ऑफिसर और JCO जैसे चलने लगे, उससे रहा नहीं गया, वो भागा और उसने गद्दे के ऊपर हाथ रखा, आतंकवादी के सर के ऊपर हाथ लगा और उसने अंदर से ही फायरिंग खोल दिया। सीधी गोली ऑफिसर को लगे और पता हो गया कि भाई आतंकवादी है। हमारे लिए तो एक ऐसा मिल गया था जैसे मतलब एक प्रसाद मिल गया उनको कुछ। तो उसे दूसरी मंजिल से छलांग लगाई, हेलीकॉप्टर मंगाया और ऑफिसर्स को तो श्रीनगर भेज दिया, और फिर आमने सामने की फायरिंग शुरू हो गई। 4:30 बजे की ये बातें हैं। लगभग पूरी रात अगली मॉर्निंग 5-6 बजे तक ऑपरेशन चला, जिसमें 3 आतंकवादियों को हमने मौत की घाट उतारा और हमारे एक अवतार सिंह सर शहीद हो गए। ये सिलसिला जारी ही था कि वहां पर चुटमुट की खबरें आ गई कि भाई कारगिल के अंदर ऐसे ऐसे हो गया है। तो वहां भी हमने सोचा कि नॉर्मल आतंकवाद होगा, मगर नीचे से जो फौज आने वाली थी वो लेट हो रही थी और हमको भी स्टैंड बाई में रखा हुआ था, और हमारी जगह फिर इन्फेंट्री को बुलाया गया, BSF वगैरह को, और हमको मूव टू कारगिल का मौका मिला।
हम लोगों को 24 घंटे का टाइम मिला, हमने 24 घंटे के अंदर ही फटाफट अपनी तोपों को तलवारी पर लगा दिया। हजारों तोपें फायर करी थी, आपको पता अभी फोर्स थी, रॉकेट थी, बड़ी बड़ी तोपें थी। हमारी तो लाइट रेजिमेंट थी 120 मोटर, तो जस्ट इन्फेंट्री के ऊपर तलवारी के ऊपर लगाया। लगाने के बाद में सभी को मौका दिया कि भाई तलवारी के ऊपर फायर करो। 10-15 दिन लग गए थे तलवारी के ऊपर फायर करते, टारगेट हिट नहीं हो रहा था। तो फिर हमारे रेजिमेंट को क्योंकि वो बोले यार ये छोटी लाइट रेजिमेंट ये क्या करेगी। फिर सीओ ने बोला साहब एक बार चेक तो कर लो, तुमसे कहो हमारे को मौका दो। तो 7वें दिन हमको मौका मिला कि चलो भाई 1 राउंड गन फायर। तो ये हमारे लिए मौका था। सीओ ने बोल दिया देखो भाई ये हमारी छोटी रेजिमेंट है और जो भी होगा अभी 1 राउंड गन फायर मिला। लेकिन भगवान को एक मंजूर था, जैसे ही हमारी 12 तोपों ने फायर किया, 40 तोपों मैं था, पहला ही राउंड दुश्मन की हिट पर हिट हो गया। तो फिर मौका मैं बोल देता हूँ, चलो शॉर्टकट में बता देता हूँ सर। 1 मिनट बीच में बताता हूँ, सर को टाइम नहीं है और नेताजी भी सुनते ना, सैनिकों के लिए किसी के पास टाइम नहीं रहता। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, अगर टाइम होता तो 1947 नहीं होता, 65, 63 नहीं होता, 71 नहीं होता और 99 के अंदर हम खुद थे, उसके बाद में होगा भी नहीं मतलब। तो सैनिकों के लिए सच में बता रहा हूँ आपको, किसी के पास भी टाइम से भागम भाग रहते हैं। राष्ट्र के प्रति जो समर्पित है, देखो हम लोग खड़े रहते हैं और अगला संतरी 2 घंटे तक 4 घंटे तक भी जाएगा तब एयरपोर्ट नहीं छोड़ते मतलब। तो ये है सैनिकों का एक देश के प्रति समर्पित मतलब। और हम लोग क्या 2 घंटे नहीं दे सकते क्या सैनिकों के लिए? ये चलता रहेगा सर, आप बैठिए। नहीं ऑर्डर की बात नहीं, सीनियर है हमारे। मगर देखो हम कोई ये राम रावण हमने देखा नहीं है, कोई ऐसे जीवनी नहीं सुनानी, साक्षात उस सैनिक की कहानी सुना रहे जो आपके सामने, कोई बनावटी बातें नहीं बोल रहे, जो हमने जिया हुआ है। तो ट्रोलिंग के ऊपर 12 के 12 तोफन किया, 40 टोप के ऊपर मैं था, पहला ही गोला दुश्मन के ऊपर हिट हो गया और हमने सोचा भाई इन्फेंट्री के ऊपर गोला गिर गया, क्योंकि स्टैंड पास दे दिया और बायोडाटा वगैरह लिया गया। और आपको पता है रेजिमेंट में हम भी जैसे अभी बोलते वैसे थे, तो अच्छे भी आदमी थे, बुरे भी थे। बोला ठोक दिया अपने इन्फेंट्री के ऊपर। मैंने बोला जो भी होगा वो देखी जाएगी। मेरा सीनियर हवलदार सुभाष चंद्र हिमाचल का रहने वाला, जम्मू का रहने वाला, मैं हरियाणा का, मेरा जो लोडर सबसे मेहनती आदमी वो सतारा सांगली का रहने वाला बंदा थाने उमेश, एक बंदा हमारा जो नंबर 2 था वो मेरठ का रहने वाला चंद्रा। 4 आदमी अलग अलग, मगर लक्ष्य हमारा एक ही था। 5 आदमी मिलते थे मगर 4 ही थे लड़ाई के अंदर। तो स्टैंड पास मिल गया, आगे से टीम आई, भाई क्या हुआ? बोले किसने फायर किया? बोले सर मेरे को मुच्छड़ बोलते थे। बोला सर मुच्छड़ ने। बोला बेटा ठोक दिया तूने अपने ऊपर? मैंने बोला जो भी होगा देखी जाएगी। मेरा हवलदार बोला बेटा टेंशन मत ले। मैंने बोला टेंशन ये सर कोर्ट मासूम होगा, अगर कल तुमने बोला चला गया तो। मगर उसने बोला पहले मेरा होगा, यही तो होगा आपका होगा पहले। मगर फिर नीचे से टीम आई, एक आई वगैरह पूरा चेक किया, बोले यार बाकी तो सब ठीक ठाक है। फिर ऊपर से जिन्होंने ऑर्डर दिया था वो टीम आई, तो हम तो 13,000 की हाइट के ऊपर से नीचे से देख रहे थे भाई गाड़ी गुड़ी आ रही है, कारपुर VIP। फिर वो धीरे धीरे करके आधे पौने घंटे में ऊपर आए, तो सब भरे पे बैठे थे। बोला किसने फायर किया? बोले सर इसने। तो हम लोग स्टैंड बाई में खड़े थे और डाटा वगैरह चेक किया, मेरे कंधे पर हाथ रख के हवलदार जी से हाथ मिलाया और नीचे चले गए। और नीचे फिर भारत माता की जय हो रही थी। हमने सोचा भाई बकरी का बड़ा कटने वाला इसलिए जय बोल रहे हैं। फिर हमारे BC साहब ने बोला कि ये हमारे लिए खुशखबरी की बात है, जो इतने दिनों से हम लोग जिस टारगेट के ऊपर हम लोगों को राउंड चाहिए था वो टारगेट अपने रेजिमेंट का मिला है और अपना ही पहला गोला हिट हुआ है। उसी टारगेट के ऊपर पूरी भारतीय सेना ने तोड़ने के ऊपर लड़ाई लड़ी थी। तो ये हमारे लिए एक बहुत प्राउड की बात थी, मेरी यूथ के लिए और मेरे लिए भी। तोड़ने के ऊपर ही हमने बोला था कि हमें राशन मिले ना मिले, एम्यूनिशन ज्यादा से ज्यादा मिलना चाहिए। लड़ाई के अंदर सर आप मानोगे नहीं, आज भी वो कारगिल की ड्रेस रखी हुई है जो हमने पहनी थी। 2 महीने तक जवानों ने जूते नहीं बदले किए थे, जूते फट चुके थे। मतलब ऐसा नहीं था, क्योंकि हमें इस चीज का महत्व भी नहीं था कि हमें राशन मिले या जूते मिले, हमें एम्यूनिशन ज्यादा ज्यादा मिलना चाहिए था। खाने पीने की कोई भी उधर नहीं थी। दिन के अंदर हम लोग वहां छुप के रहते थे, कहीं पर भी कोई बंकर नहीं बने था। आजकल तो बहुत फैसिलिटी हो गया, गाड़ियां वहां तक जाती है। अभी मैं 2019 में गया था तो देखा उधर तो पहचान में नहीं आ रही थी हमने कहा युद्ध लड़ा था। हम तो ये सोच के गए थे यार उधर जाएंगे उधर देखेंगे, कुछ भी पता नहीं चला। तो ट्रोलिंग पे युद्ध लड़ने के बाद वो वहीं पर 5100 4875 ऐसे कारगिल युद्ध 2 महीने तक चला था। अगर मैं पूरी लड़ाई की बात बताऊंगा तो आपको पता बहुत टाइम लग जाएगा। ऐसे करते करते हमने 8 जगह गन पोजिशन को चेंज किया, जिसमें चाहे विक्रम बत्रा हो, पूरा राइफल हो, YK जोशी जनरल थे जो अभी, सबको हमने फायरिंग सपोर्ट दिया। लास्ट लड़ाई लड़ते लड़ते हम काफी हमारे जवान हमारे भी शहीद हो गए थे। मेरा दोस्त मुकेश कुमार, हम दोनों बड्डी थे। नई शताब्दी चलने वाली थी, दोनों ने कसम खाई थी कि देखेंगे भाई नई शताब्दी कौन देखेगा। हर बार फायरिंग होता था, सीनियर बोलते थे ऐसे मत किया करो, क्योंकि वहां को पता नहीं था। जैसे हम 10 आदमी है आपको पता है,
10 बजे क्या पता 5 चले जाए, 5 रह जाते, हमारा भी नंबर आने वाला था और हंसते हंसते देखी जाएगी, जो भी होगा कोई बात नहीं, हम जिएंगे और मरेंगे वतन तेरे लिए। ऐसे करते करते युद्ध की तरफ एडवांस बढ़ रहे थे। सारी पोस्टें लड़ने जीतने के बाद में लास्ट में जब टाइगर हिल की लड़ाई रह गई, ये लड़ाई पूरी रात को लड़ी थी। टाइगर हिल के ऊपर हम लोगों ने सुबह 9 बजे एक नाले से पीछे तोपों को चढ़ा दिया, फिर एमिनेशन चढ़ा दिया, लगभग 11 बजे तक हम लोगों ने वो कार्य कर दिया। बिल्कुल आगे झरना बह रहा था, ऐसे नाले के अंदर हम चढ़ रहे थे, इधर भी नाला उधर भी नाला, और आगे जाके स्पोर्टिंग बंद हो गया था और हमने अपनी तोपों को लगा दिया। हमें नहीं पता बिल्कुल ऊपरी टाइगर हिल है, हमारे अंदर जोश था, भाई हाथी निकल गया और पूंछ बाकी है, और जोश के साथ में होश जरूरी चाहिए। हर बार रात को फायरिंग होती थी, इस बार सोचा कि एक राउंड रात को परेशानी नहीं होगी, एक राउंड दिन में फायर करके देख लेते हैं। तो जैसे ही हम राउंड गैंग का फायर आया, हमने दुश्मन के ऊपर एक ही राउंड फायर किया था। दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, सैकड़ों राउंड हमारे ऊपर आ गए, तितर बितर हो गए। हर बार आते थे, इस बार क्या था कि नाले में फंस चुके थे, दुश्मन ऊपर बैठा हुआ था और पीछे मुड़ने देखा, ट्रैक्टर कंपनी थी, हमारे पतीले राशन वूसन सब हवा में था, ट्राइम हो गया था, मतलब जिसको जहां बचना है बच जाओ। अब वहां पर छुपने का कोई भी साधन नहीं था, नीचे से ऑर्डर आ गया भाई छुप जाओ, अब कहाँ छुपे? तो मैं भी धीरे धीरे बता रहा हूँ, उस टाइम तो भागम भाग हो रही थी, मतलब क्योंकि युद्ध भूमि है। तो मेरा दोस्त मुकेश कुमार और हम दोनों थे, मैंने बोला चले, बोला नहीं चलेंगे, दोनों क्या करेंगे, घर बार की तरह बोला लड़ेंगे। मैंने बोला जिसको ज्यादा तनख्वाह मिल रही वो चलेगी, हम दोनों क्या करेंगे? बोला कुछ भी हो लड़ेंगे। उनका वर्डिंग था अगर आपको डर लग रहा तो आप जाइए। मैं भी चुपचाप से बैठ गया। चंद सेकंड बाद जो हमारी AK-47 तोप के ऊपर रखी थी, उसने बोला चलो चलते हैं वो AK-47 लेने के लिए। हालांकि सीनियर वो था, मुझे बोल सकता, लेकिन वो जैसे उधर बढ़ा मैं इधर बढ़ा, बीच में हमारे पत्थर का बम गिरे थे और मैं इधर जहां पर हमारे पंडित जी धर्मगुरु जो कुमोती सिंह साहब थे वहां पर प्रभु का नाम ले, उधर हमने भी अपनी मुंडी डाल दिया। 10 मिनट बाद फायरिंग बंद हुआ और हमारे धर्मगुरु बोल रहे थे भैया भगवान को नाम दो, माता रानी को याद करो, किसी को भी याद करो, कुछ भी होने वाला। देखो आप खुद सोचिए कि 16,000 हाइट है, 90 आदमी एक छोटे से गड्ढे के अंदर, ऑक्सीजन की भी कमी है, एक के ऊपर एक था, किसी की भी मृत्यु नहीं हुआ था। जब हम निकले तो देखा भाई सब आदमी जिंदा है, तो मैंने दूसरा कहा, मैंने कहा सर वो उधर भागा था, बोले ठीक है चलो आ जाएगा। हर बार किसका जान माल का क्या नुकसान हुआ, हर बार देखते थे, इस बार भी चलने लगे, देखो भाई पापा बैटरी इधर, हमारी कोई बैटरी इधर, चलते चलते ऐसे मांस के टुकड़े पड़े हुए। तो हमने जूनियर थे उनको इतना नहीं था, 5-6 साल नौकरी थी, हमारे जो सीनियर थे उनसे पूछा सर ये क्या है? बोले यार इतने पक्षी आ गया, कोई इतना धनाधुन फायरिंग हुआ, चलो चलते हैं। थोड़ा आगे चले, एक मांस का टुकड़ा और पड़ा हुआ, तो हमने बोला सर ये बड़ा यार कोई गेंद आ गया होगा। तो जैसे ही आगे बढ़े और हमारे जो खेमराज राणा सर थे हवलदार जी, उसने बोला मुकेश, और वो बैठ गए। मेरे दोस्त की यहाँ से गर्दन हो चुकी थी, ब्लड चल रहा था, धड़कन चल रही है, नमक चल रही है, ये देख करके सब हैरान हो गए। तो मैंने अपना जो कोट निकाला, क्योंकि हम तो जिगरी दोस्त थे, धक्का सबको लगता है, और उसको कोट लगाया। लगाने के बाद मेरे इन्हीं हाथों में उन्होंने आखिरी सांस लिया। उसमें बड़ी एक पीड़ा हुई थी कि काश इसकी जगह मैं क्यों नहीं गया। आज नेताजी को मैं क्यों बोल रहा था, 26 जनवरी, 26 जुलाई, 15 अगस्त सिर्फ एक दिन सैनिकों के लिए रहता है। हम लोग सैनिक कितनी कुर्बानियां देते हैं, कितना दिल के अंदर भाव लेके घूमते हैं, उस पीड़ा को कोई नहीं समझता। उस पीड़ा को समझने के लिए या तो उस सैनिक परिवार के साथ रहना पड़ेगा या तो इस भारत वर्ष की वर्दी पहननी पड़ेगी, तब हम सैनिक की पीड़ा को समझे। 500 कुछ आदमियों ने शहादत दी थी कारगिल के अंदर, आज भी हमें नाम याद नहीं है। वादे के मुताबिक मैंने बोला सर मेरे को तो वादा किया था हम दोनों ने जन्म में जीने का, मैं इनके अंतिम संस्कार को, इनकी पार्थिव शरीर को मैं लेके जाऊंगा। शेर ने मना कर दिया, नहीं, एक लेयर चला गया, दूसरा तुम चले जाओगे, दोनों तोपों को कौन फायरिंग करेगा? युद्ध भूमि में ऐसा नहीं होता कि आप उदास हो जाओ। बस मुझे परमिशन मिली कि आप इसके पार्थिव शरीर को, जहां पर डेड बॉडी अपनी रखी रहती वहां पर जाने का मौका मिला। 4:30 बजे मैं मेरे दोस्त के पार्थिव शरीर को लेकर निकला था, 2:30 बजे गुमरी मध्यान्ह में पहुंचा। पहुंचने के बाद में उसका जो निशान चेक करने होते हैं, निशान चेक किया, अगरबत्ती लगाई, अगरबत्ती लगाने के बाद में अंतिम प्रणाम किया और बोला हे दोस्त तेरी सेवा का बदला हम जरूर लेंगे। पाँव को हाथ लगाए, कसम खाई, वापस टाइगर हिल के ऊपर 10-11 बजे तक पहुंच गए। उस दिन हमने युद्ध नहीं लड़ा और उस दिन हमने पूरी तैयारी किया और अगले 3 दिन तक भारी फायर स्फोट देकर के टाइगर हिल के ऊपर तिरंगा लगा करके अपनी दोस्त की शहादत का बदला लिया। इस युद्ध भूमि में मेरी बटालियन लगभग 10,000 गोले फायर किए, 12 गैलेंट्री अवार्ड मिला, कारगिल लिखने का सौभाग्य मिला और आज मेरी बटालियन का नाम 1889 मिसाइल रेजिमेंट कारगिल इतिहास के पन्नों में संरक्षण लिखा हुआ है। मुझे भी बहुत प्राउड है कि मैं ऐसी बटालियन का हिस्सा हूं और इस भारतीय सेना का अभिन्न अंग हूं। उसके
उसके बाद में कभी भी हम लोग आराम से नहीं बैठते। 2 साल बाद पार्लियामेंट में तय हो गया, ऑपरेशन पराक्रम शुरू हो गया। ऑपरेशन पराक्रम में हम लोगों को दोबारा से बॉर्डर पर लगा दिया गया, राजस्थान बॉर्डर पर। राजस्थान बॉर्डर पर लगाने के बाद में वहां पर भी अभी फायरिंग हो गई, यह शिफ्टिंग करो, वहां शिफ्टिंग करो। उसके बाद में युद्ध नहीं हुआ। मूविंग का ऑर्डर आ चुका था। मूविंग का ऑर्डर आने के बाद में वापस हमारा मेन लोकेशन सिकंदराबाद में था। अनलोडिंग हुआ। अनलोडिंग के दौरान में बम ब्लास्ट हुआ, मेरा हाथ हो गया। हाथ में ऐसे लेके बैठा हुआ था और 3 आदमी थे हम लोग। हवलदार जी था, उसको भी लगी, मुझे ज्यादा लगी, एक बंदे कुछ नहीं लगी। हॉस्पिटल में ले जाया गया। हॉस्पिटल में जब पहुंचे तो डॉक्टर ने बोला ही कर डेथ, क्योंकि मेरा पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा पेट फटा हुआ है, पूरी आंतड़ी वगैरह भार थी। और मैं ये जब मेरे दोस्त मुझे उठा रहे थे तो मैंने बोला रो मत, उनको लग रहा था कि आखिरी पल है इसका, क्योंकि जिस सैनिक की आंतड़ी तक भार है तो कैसे सहारा लगेगा। मैं आखिरी लफ्ज है इसके जो भी है। तो डॉक्टर के पास जैसे हॉस्पिटल पहुंचे, बड़ा सा मुश्किल है, तो सीओ ने बोला कुछ तो कर सकते हैं। तो धड़कन हमारा देखिए प्रेशर, थोड़ा बहुत धड़कन चल रही है, 5% चांसेस है इसके टांगे टूंगे काट दी जाए तो बच सकता शायद। तो सीओ ने बोला नो प्रॉब्लम, मैं साइन करता हूँ, आप ऑपरेशन शुरू करिए। और यहाँ पर मेरे लिए पूजा पाठ शुरू होगी। पूरी रात मेरा ऑपरेशन चला। 17 बोतल मुझे खून की चढ़ा था। और 17 बोतल खून की चढ़ने के बाद में डॉक्टर ने कहा कि 72 घंटे का टाइमिंग है, अगर होश में आएगा तब इसको बताएंगे कि क्या आगे की प्रतिक्रिया। मगर जाको राखे साइया मार सके ना कोई, 12 घंटे बाद ही मेरी आंखें खुल गई। और जैसे मेरी आंखें खुली, मैंने देखा मेरे साथी खड़े हुए, नॉर्मल था, पूरा मुझमा सब कुछ हो चुका था, पूरा शरीर बर्बाद हो चुका था। मुझे नहीं पता था कि मेरे हाथ पांव भी कट चुके हैं। हाथ का इतना पता कि हाथ को नॉर्मल है, लेकिन इतना नहीं पता कि इतना कट चुका है। उसके बाद मेरे बंधु ने नर्स को बताया, नर्स ने डॉक्टर को बताया, डॉक्टर ने सीओ को फोन किया कि सर जवान को होश आ गया है। और सीओ साहब के मुंह से निकला कि अभी नहीं मरेगा। डॉक्टर बोले सर मैं डॉक्टर नहीं, आप डॉक्टर हो। अरे बोला सर मैंने इस लड़के को देखा है कारगिल में, अभी होश आ गया, देखना हो। सीओ साहब की वर्डिंग थी, बोली हुई, और आज मैं आपके सामने जिंदा हूँ। तो कहानी यही खत्म नहीं हुई है। कहानी आगे इसके आगे शुरू होती है कि मैं क्रॉस कंट्री करता था 52 किलोमीटर तक, और अपने आप को, हम भी यंग थे, 25-26 साल, 27 साल की उम्र में चोट लगी तो कर्नल दुनिया मुट्ठी में रखते थे। तो ये कंडीशन होगी, 6.5 फुट की मेरी हाइट थी और मैं एकदम से बैकफुट में आ गया था कि क्या करूंगा, मेरे साथ ही क्यों, अभी क्यों हुआ, कोई कुछ तरह कैसे हुआ तो मेरे आंखों में आंसू हो जाते थे। मगर फिर पुनर्जन्म होता है। मेरी वाइफ बच्चों को बुलाते हैं। मेरी वाइफ की उम्र मात्र 22 साल की उम्र, 1.5 साल का मुझे बच्चा दोबारा फैमिली में से 3 महीने से दोबारा से फैमिली में थी। तो जैसे आते थे मैं मेरे साथियों को दाने से उसको बोलता था कि पाँव का आगे तकिया लगा देना, ताकि मेरी वाइफ को ये ना पता चले मेरे टांगे में नहीं है। तो जब भी वाइफ हॉस्पिटल में आती तो साइड में बिठा देते वाइफ को और मेरे आगे तकिया लगा देते, तो वाइफ को इतना पता चलता था कि मेरा हाथ हो रहा है। तो ये सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहा। काफी दिनों बाद जब मेरी पट्टियां खुल गई तो एक दिन मेरे पूरा एक्सरसाइज कर रहे थे, तब मेरी वाइफ को वंटर में बिठा के लेके आए। उस टाइम तो वंटर चलती थी, और देखा उन्होंने ये बंदा कौन है, बेचारे के हाथ पाँव भी नहीं, लेकिन उसको नहीं पता था मैं ही हूँ। तो उसने देखा, उस टाइम दुख कम हो गया था, उसने भी सहन शक्ति किया, और मैंने भी देखा कि चलो भाई जो भी हुआ है, फिर भी यही नहीं हुआ है। मैंने बड़े सोचता था कि यार कैसे होगा। मैंने एक प्रण दिया था कि मेरी वाइफ किसी को ये ना बोले सर आपको तो पता है मेरे हस्बैंड की कंडीशन क्या है, मेरे बच्चे किसी को ये ना बोले कि अंकल आपको तो पता है मेरे पापा को हाथ पाँव नहीं है। मैंने बोला इस परंपरा को बदली करना है, और दूसरा कोई नहीं करेगा, स्वयं को उठना पड़ेगा। और जो इंसान अपने 20 बच्चों की देखभाल नहीं कर सकेगा, राष्ट्र को क्या करेगा। तो इसलिए मैंने अपने आप को मन में ढाला और सोचा कि तुमने खड़ा होना है, इस परिवार के लिए खड़ा होना, अपने 20 बच्चों के लिए खड़े होना। तो मैंने सोचते 6-7 महीने बाद मुझे भूत की तरह काम मिले, और दोबारा से इस मातृभूमि को मैंने नमन किया कि हे माँ, जैसे तूने मेरे बचपन में चलना सिखाया था, मुझे दोबारा से अपना आशीर्वाद दे और मैं दोबारा चल सकूं। और उन्होंने मुझे ऐसा आशीर्वाद दिया, आज भगवान परशुराम की तरह मैं हमेशा चलता ही रहा हूँ, रुक ही नहीं। तो उससे ये पीड़ा आती है कि आप छोटी छोटी चीजों को लेकर हम बैठ जाते हैं कि मुझे ये हो गया, मुझे वो नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। आप ये सोचिए मैं कौन सी पीड़ा लेके आपके सामने पेश हूं, मैं क्या बोलूं, आप बताइए मुझे। मैं एक ही चीज बोलता हूं कि हे भगवान, तुमने जितना भी छोड़ दिया हो तेरी मर्जी है। क्योंकि आज हर आदमी क्या सोचता है, मैं ये कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं। नहीं, सिर्फ करने वाला वो ऊपर वाला है, वही करने वाला है जो कुछ करने वाला। सिर्फ हमें सच्चाई के सत्य का रास्ता देखना चाहिए होता। और ये क्यों बोल रहा हूं, जब मैं 2019 में कारगिल में गया तो मैं 17,000 की हाइट पर, मेरे पास कोई ड्रेस कुछ नहीं है, जैकेट भी नहीं था, नॉर्मल में घूम रहा था मैं। आप गूगल पर नायक दीक्षण डालोगे तो देख सकते हो। तो प्रथम श्रेणी जनरल भी पढ़ रहा हूँ, देखा भाई ये बंदा कौन है, ऐसे छोटा सा बोना आदमी ऐसे घूम रहा है। तो मैं बोला यार टोपी लगाई हुई 8 बजे की। तो बोला मिसाल में तुम यहाँ, उन्होंने बोला हाँ। तो वीपी मलिक तो जनरल थे कारगिल लड़ाई में। उसने बोला यार बाकी चीज तो ठीक है, तुम आया कैसे? मैंने बोला सर चल कर
बार सोचते हैं कि 17.5 साल की हाइट पर ठंडी इतनी है, तो नॉर्मल में ऐसे घूम रहा है, मैं तो चंबी तो 10 बार सोचता हूँ कि हाँ बोले, और कभी कभी मौका मिलता आने का तो सोच समझ के आना पड़ता है, तुम ऐसे घूम रहा है बिना उसकी ड्रेस दिए था होगा। मैंने बोला सर पूरा जीवन तुमको समर्पित किया है, तो किस चीज का डर है, कोई सर्दी गर्मी कुछ भी नहीं है मतलब। तो ये 25 तारीख की बात थी, फिर उसने मुझे स्लॉट मारा, तो मैंने उनको स्लॉट मारा, वही कैप्चर हुआ और पूरी मीडिया में आया। 26 तारीख को जब हम कारगिल विजय दिवस में क्यों गया था, मैं इसलिए गया था कि आज भी आप लोगों सबको पता है कि भाई अपने सेना में अफसर प्रधान रहते हैं, हर काम वही रहते। तो मैंने बोला साहब हम लोगों को नंबर ही नहीं आता कभी कभी, और हम तो कोई मिलिट्री बॉर्ड भी नहीं, तो हमारा नंबर कब आएगा, हमने भी तो युद्ध लड़ा है ना। ये बताने के लिए मैं गया था। तब उन्होंने मेरे को बोला यार इतने बंदे हैं, रियल में अगर कोई योद्धा है तो तुम है कारगिल योद्धा। तो जनरल विपिन रावत ने मुझे कारगिल योद्धा की उपाधि 2019 में दी थी। और वो क्यों दी थी, मैंने उसने कहानी पूछा, मैंने बोला सर मेरी वाइफ को दिखाने के लिए लेके आया हूँ, ये हर बार बोलते रहती पता नहीं जो लड़ा कब दिखाएगा। तो मैं बोला साहब 20वीं वर्षगांठ है, क्या पता कब बाउंड्री लग जाए। तो मैंने बोला एक बार वाइफ को दिखा देता हूँ कि भाई यहाँ पर हमने कदम तीर मारे थे। तो ऐसा नहीं है, सबने योगदान दिया है, मगर एक हमने हिम्मत भी आनी है, क्योंकि सैनिक कभी पीछे नहीं हटता है, या तो तिरंगे के अंदर लिपट के आता है या तिरंगा लगा के आता है, मगर पेट नहीं दिखाता है। जैसे महाराष्ट्र में एक दुश्मन बोलते ना कि क्या बोलते मराठी में घुटनों क्या बोलते घोड़े, कि भाई तुम्हारा दिमाग घोड़ों में रहता है, तो भाई घोड़ों में हमेशा दिमाग रहता है, क्योंकि हम दुश्मन के सामने अपने घोड़े टेकते नहीं है, दुश्मन के घोड़े टिकाते हैं मतलब। तो ये होता है एक सैनिक की परंपरा। तो जीवन में कभी भी हताश मत हो। अब 2 महीने में आपको एक कविता के माध्यम से बताऊंगा, उसके बाद मैं अपनी वाणी को नहीं विराम दूंगा, क्योंकि जो मैंने भी कहानी बताई है वो कविता के माध्यम से आप लोगों को, क्योंकि युद्ध भूमि में एक युद्ध अलग चल रहा होता है, अर्थात हॉस्पिटल में एक सैनिक रहता है, उधर एक अलग युद्ध चल रहा होता है। तो दोनों का कम्युनिकेशन क्या होता है उस युद्ध भूमि के अंदर और हॉस्पिटल के जो युद्ध चल रहा होता है उसके अंदर, क्योंकि हर सैनिक तो जिंदा रहता नहीं, या तो बाउंड्री लग जाती है, सुनाने के लिए मौका नहीं मिलता। तो कोई हमारे जैसा आदमी मिला है मौका, तो मैं बताता हूँ। एक लड़ाई खत्म हुई दूसरी शुरू, एक लड़ाई खत्म हुई दूसरी शुरू, लड़ाई वो शत्रु से थी, यह लड़ाई मृत्यु से है। वो लड़ाई सम्मान की थी, यह लड़ाई प्राण की है। एक लड़ाई खत्म हुई दूसरी शुरू, लड़ाई वो भी थी मुश्किल, पर ये थोड़ी ज्यादा है। और जब मुझे चोट लगती है, युद्ध हो और खून रहे, युद्ध हो और खून रहे, सेना में आम कहानी है, पर आज बारी है मेरे खून से धरती की प्यास बुझानी है। विश्वास हमेशा रहता था, विश्वास हमेशा रहता था, हर युद्ध जीत कर आऊंगा, पर आज लग रहा है शायद मैं ये युद्ध ना जीत पाऊंगा। एक लड़ाई खत्म हुई दूसरी शुरू, लड़ाई वो भी थी मुश्किल, पर ये थोड़ी ज्यादा है। और जब मेरे साथी मुझे उठा रहे होते हैं हॉस्पिटल में ले जाने के लिए, उस टाइम की क्या गाथा होती है। उस युद्ध में मैं साथियों से कहता, उस युद्ध में मैं साथियों से कहता आगे बढ़ो, प्रहार करो। आज वो मुझे कह रहे हैं सर थोड़ा इंतजार करो, सर थोड़ा इंतजार करो। लड़ाई वो भी थी साहस की, पर ये है थोड़ा धैर्य की। लड़ाई वो भी थी साहस की, पर ये ज्यादा है धैर्य की। एक लड़ाई खत्म हुई दूसरी शुरू, लड़ाई वो भी थी मुश्किल, पर ये थोड़ी ज्यादा है। और जब हॉस्पिटल में मुझे ले जाया गया, आप लोगों को बताया, डॉक्टर ने ऑपरेशन शुरू किया, और उसके बाद में क्या होता है कि प्राणों की बाजी लगाकर शत्रु पर जो वार किया, शत्रु को तो मार दिया, बाजी शायद में हार गया। लड़ाई वो भी एक ऑपरेशन, लड़ाई यह भी है एक ऑपरेशन। एक लड़ाई खत्म हुई दूसरी शुरू, लड़ाई वो भी थी मुश्किल, पर यह थोड़ी ज्यादा है। और अंतिम में जब घर वाले आते हैं, माँ बाप इस तरह जो आप लोगों ने बताया, मुझसे ज्यादा मुश्किल मेरे घर वालों की कथा थी, मुझसे ज्यादा मुश्किल मेरे घर वालों की गाथा थी। माँ पिता पत्नी बच्चों, बड़ी उनकी व्याथा थी। एक उनकी आंखों का मैं एक इकलौता तारा था, उनकी दुनिया का ही मैं एक सहारा था। मेरी भी मुश्किल थी, पर उनकी थोड़ा ज्यादा थी। एक लड़ाई खत्म हुई दूसरी शुरू, लड़ाई वो थी जरा मुश्किल, पर ये थोड़ी ज्यादा थी। और अंतिम जब पूरी रात ऑपरेशन चला था, 17 बोतल खून भी चढ़ा था, 72 घंटे मुझे डॉक्टर ने बोला था बचने के लिए। तो उस दिन आखिरी समय में आंख खुली, एहसास हुआ, आंख खुली, एहसास हुआ, जीवित हूं इतना विश्वास हुआ। आंख खुली, एहसास हुआ, जीवित हूं इतना विश्वास हुआ। शिव साहब बोले ये लड़ाई हम जीत गए, और डॉक्टर साहब मुझे बोले बेटा ये लड़ाई भी तुम जीत गए। एक लड़ाई खत्म हुई दूसरी शुरू, लड़ाई वो भी थी मुश्किल, पर ये थोड़ी ज्यादा है। तो साथी जीवन में कभी भी हार मत मानो। और मेरे लिए मैं 2 लाइनें बोलता हूँ साथियों कि चाहे हाथ पांव
हमें हैरत से देखने वालों सुन लो, हौसलों में उड़ान अभी बाकी है, हौसलों में उड़ान अभी बाकी है। तो हमेशा खुश रहने की कोशिश करो, क्योंकि खुशी एक ऐसी चीज है जो बहुत बीमारियों को कम कर सकती है। तो खुश रहना खुशी है तुम्हारे लिए, खुश रहना खुशी है तुम्हारे लिए। कोई गम आए तो छोड़ देना हमारे लिए, कोई गम आए तो छोड़ देना हमारे लिए। मैं पूरे सैनिक परिवारों का, जितने मेरे सीनियर्स बैठे हुए हैं, पूरे कैप्टन साहब, पूरे सचिव का और सभी दत्ता श्री का भी और सभी जो मंच पर उपस्थित है, सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सर आपका भी बहुत हमें प्राउड हो रहा है, आपके साथ आज बैठने का मौका मिला और 2 लाइनें इस राष्ट्र को समर्पित कर करके मैं अपनी वाणी को यही विश्राम देता हूँ। हे जन्मभूमि भारत, हे कर्मभूमि भारत, हे जन्मभूमि भारत, हे कर्मभूमि भारत। जीवन सुमनता कर आराधना करेंगे तेरी, जन्मदिन मात्र वंदना करेंगे तेरी। हे जन्मभूमि भारत, हे कर्मभूमि भारत, हे वंदनीय भारत, हे अभिनंदनीय भारत। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तुम्हाला जर इतरांपेक्षा वेगळं फर्निचर करायचं असेल किंवा त्यातही प्युअर सागवानीच हवं असेल तर तुम्हाला एक नाव सुचवतो. कोणतं? पित्रोडा फर्निचर, जिथं प्युअर सागवानी लाकडामध्ये देवघर, डायनिंग सेट, टीपॉय, ऑफिस चेअर तसंच कपाट, बेड, सोफा सेट, कम्प्युटर टेबल आणि इतरही फर्निचर उपलब्ध. तसंच बजाज फायनान्स वर फर्निचर उपलब्ध. पित्रोडा फर्निचर, न्यू टिळक रोड, अहमदनगर. जिल्ह्यातल्या महत्त्वाच्या बातम्या जाणून घेण्यासाठी आजच आपल्या आवडत्या नगर संघर्ष न्यूज सबस्क्राईब करा व त्या शेजारील बेल आयकॉनला क्लिक करा व इंस्टाग्राम व शेअर चॅटला फॉलो करा.